हेलो। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप लोग का स्वागत है। दोनों, लाइव रिकॉर्ड ऑफलाइन तीनों चल रहा है। पॉलिटी में हम लोग आज विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद। तो राज्य विधान परिषद क्या है? सबसे पहले स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेटिव का ये एक पार्ट है, राज्य विधायिका का एक भाग है, हिस्सा है। और इसका ये ऊपरी सदन है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। राज्य विधान मंडल का, राज्य विधान मंडल या राज्य विधायिका का परिसदन, अपर हाउस। कि निचला सदन कौन है? विधान सभा जो है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो निचला सदन है, लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। इसके बारे में हमारे संविधान में कहाँ मेंशन है? तो संविधान के पार्ट 6 में आर्टिकल्स 168 से था ना, जिसमें राज्य की विधायिका था। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ना है। 168 से चालू होता है, 212 तक गया था आर्टिकल इसका। 68 से 12 तक ये पूरा किसके बारे में है? ये स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिकाओं का वर्णन संविधान के भाग 6 के आर्टिकल 168 से 212 के बीच में किया गया। ठीक है, और इसी में राज्य विधानसभा भी है। विधानमंडल का दो पार्ट होता है। ठीक है, एक जो अपर हाउस हो गया वो विधान परिषद, और लोअर हाउस विधान सभा। अंतर क्या है? ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, ये क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन। यानी इसमें जनता डायरेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं चुनती है। ठीक है, डायरेक्ट, जैसे हम एमएलए अपना चुनते हैं डायरेक्ट, एमपी चुनते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एमपी जब चुनते हैं तो लोकसभा का एमपी चुनते हैं। ठीक है, राज्यसभा का एमपी डायरेक्ट हम नहीं चुनते। तो वैसे ही जैसे केंद्र की विधायिका में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट के दो पार्ट हो गए, तीन पार्ट हैं ऐसे, लेकिन सदन देखें, हाउसेज अगर देखें तो दो हाउसेज हैं। ठीक है, अपर हाउस के रूप में राज्यसभा और लोअर हाउस के रूप में लोकसभा। ठीक है, वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य की विधायिका के दो सदन होते हैं।
एक अपर हाउस यहाँ विधान परिषद और लोअर हाउस विधान सभा। विधान परिषद के बारे में स्पेशली अगर देखते हैं आर्टिकल इसका, तो 171 में, आर्टिकल 171 में इसका कंपोजिशन के बारे में चर्चा है, यानी उसके गठन की जानकारी दी। पोजीशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित सारी जानकारियाँ, मैक्सिमम चीज़ें कंपोजिशन में इसके आ जाती हैं। अब ये क्या है, सबसे पहले ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं इसके सदस्य। इसके बाद से राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी क्या है, परमानेंट असेंबली है, परमानेंट हाउस है ना, अस्थाई सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है। ध्यान ये देना है, समाप्त करने में भंग करने में अंतर होता है। समाप्त जब होगा तो जिस राज्य में विधान परिषद है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई भी इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, वो संस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन भंग होने का मतलब क्या होता है, भंग होने का मतलब सेशन, उसका जो है सत्र जो है उसको रोक देना और फिर से नया सत्र इलेक्शन के बाद चालू होना। तो वो लोकसभा और विधानसभा में क्या होता है, भंग होता है, डिसॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, ये एक अस्थाई सदन है, यानी परमानेंट हाउस है। इसका मतलब ये हुआ कि कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, से भंग नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी इंडेड, समाप्त किया जा सकता है पूरी तरह से। समाप्त जब हो जाएगा तो वहाँ उसका कोई भी, वो संस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उसका कोई इलेक्शन नहीं होगा। वर्तमान में अगर देखें तो सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा तो सभी राज्यों में है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से एमएलए का चुनाव होता है और फिर सरकार का गठन होता है। लेकिन विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। वर्तमान में कितने राज्य में है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। में 6 राज्यों में 6 स्टेट्स। कौन कौन से राज्य हैं, टी है ना, कम्बोड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी एंड तेलंगाना। हाँ, कुछ समय पहले तक 2019 तक 7 राज्य थे, ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद था।
लेकिन जब जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड समाप्त कर दिया गया 2019 में, और उसे दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में विभाजित कर दिया गया, तो वहाँ विधानसभा भी खत्म हो गई और विधान परिषद का भी अस्तित्व वहाँ समाप्त हो गया। वर्तमान में फिर से नए सिरे से जम्मू कश्मीर में केवल विधान सभा का अस्तित्व है। तो इस तरह से अभी 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हो गए हैं जहां पर विधानसभाएं काम कर रही हैं। ठीक है क्या? और लद्दाख को कुछ ऑटोनोमस करने का डिमांड है। ऑटोनोमस फिर भी कुछ हद तक तो बहुत कुछ है उसे। पहले एक डिमांड चला था जिस समय जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड समाप्त किया गया था, उस समय वहाँ के लोकल लोगों ने डिमांड किया था कि हमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। उससे पहले डिमांड था। लेकिन वर्तमान में एक अलग आंदोलन चल रहा है, वो सोनम वांगचुक के अंडर में ये चल रहा था, जिसमें ये कहा गया है कि इसको क्या किया जाए, यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि स्टेटहुड इसको वापस दिया जाए। पूरी तरह से पूर्ण राज्य, जैसे बिहार पूर्ण राज्य है वैसा पूर्ण राज्य बनाया जाए। और बहुत सारी ऑटोनॉमी की डिमांड चल रही है। उनका मानना ये है कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं केवल उन्हीं को सारे अधिकार हो, रिजर्वेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा इससे संबंधित कुछ मुद्दे। लेकिन उसको एक तरह से 100% करने का डिमांड, कि बाहरी लोग बिल्कुल, वही चीज़ है कि बिल्कुल बाहरी लोग ना आ पाए। और बाहरी लोग पूरे भारत से, सबसे पहले कि भारत जो है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है ना। हम उसके किसी पार्ट को नहीं देख रहे हैं। भारत एक नेशन है, और नेशन है जब, राष्ट्र है, तो आपको आर्टिकल 19 में क्या है, राज्य के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की, बसने की, वहाँ आजीविका करने की स्वतंत्रताएं हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है, तो उस हिसाब से वो उसको रोक रहा है। आर्टिकल 370 जब था तो जम्मू कश्मीर में पूरा प्रोहिबिट करता था बाहरी लोगों को वहाँ बसने पर, ज़मीन खरीदने पर। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, रिजर्वेशन सिस्टम पूरी तरह से फॉलो नहीं होता था, फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से फॉलो नहीं होते थे वहाँ पे। ठीक है, तो पुरानी व्यवस्था ही एक तरह से वो वापस मांगना है। दिक्कत यह है कि अगर कोई कह दे कि 100% हमको रिजर्वेशन दे दिए जाए वहाँ पे मूल निवासियों को ही, तो फिर अभी जो डिफेंस से रिलेटेड मैटर है, सुरक्षा के लिए लद्दाख, लेह लद्दाख की या जम्मू कश्मीर की, कहाँ के लोग जा रहे हैं? पूरे भारत के, हर यूनियन टेरिटरी, हर राज्य, हर स्टेट के लोग जा रहे हैं, हर प्रांत के लोग जा रहे हैं। ठीक है, और पूरी तरह से ऑटोनोमस कर भी दिया जाए, स्टेटहुड दे दिया जाए, सब कुछ उनको दे भी दिया जाए, तो लद्दाख के पास क्या अभी खुद का फाइनेंस है? नहीं संभाल पाएगा। 15-20 करोड़ इनकम होगा और 6,000 करोड़ उसका बजट होगा, बजट है। तो ये तो पूरे इंडिया के टैक्स पेयर्स का पैसा वहाँ लग रहा है। तो टैक्स पेयर्स पूरे इंडिया के आपको पैसा दें, और लेकिन बाकी आप अपने हिसाब से करें, ये भी सही नहीं है। और ये एक तरह का फिर धीरे धीरे अलगाववाद की प्रवृत्ति फिर से बढ़ने लगेगी। बहुत मुश्किल से भारत में बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है इसको। ठीक है, तो ये 6 स्टेट्स जो हैं, ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी एंड तेलंगाना, इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद का अस्तित्व है। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन कैसे होता है? कंपोजिशन यानी का गठन। तो गठन के बारे में क्या प्रावधान है? पावर किसके पास है? तो एक प्रपोजल को इनिशिएट कौन कर सकता है, और दूसरा फाइनल उसको अप्रूव कौन कर सकता है, बना कौन सकता है? दो चीजें हैं। तो जिस भी राज्य में विधान परिषद को प्रारंभ करना है, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस मिल जाए पूरी तरह से, अभी तक यूनियन टेरिटरी है, विधानसभा गठित हो गई, स्टेटहुड भी मिलेगा ही, निश्चित तौर पे कुछ दिनों में मिलेगा उसको।
तो वहां फिर से अगर प्रयास हो कि वहां फिर से विधान परिषद का गठन, तो उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा कि वहां की विधानसभा अपने बहुमत से एक प्रस्ताव, एक संकल्प पारित करेगी कि यहाँ पर एक ऊपरी सदन विधान परिषद का गठन किया जाए। ये बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, संकल्प पारित किया जाएगा और इसे भेजा जाएगा कहाँ पे? पार्लियामेंट में। ठीक है, संसद में भेज दिया जाए और संसद इसे, संसद के जो दोनों सदन है इसे क्या करेंगे? अलग अलग दोनों सदनों में, दोनों हाउसेज में 2/3 यानी विशेष बहुमत, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 बहुमत से इसे पारित, जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तब उस खास डेट से जो मेंशन होगा उसमें, उस डेट से विधान परिषद का क्रिएशन हो जाएगा, गठन हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत इनिशिएट होगा राज्य की विधान सभा से और फाइनल पार्लियामेंट के हाथ में सारे पावर है इसके गठन के। अब आते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ क्या होगा, क्षमता, सीटों की संख्या कितनी, मिनिमम एंड मैक्सिमम। विधानसभा में होता है मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500 कॉमनली, कुछ एक्सेप्शनल भी है। ठीक है, विधान परिषद के लिए क्या है? विधान परिषद के लिए है मिनिमम 40। तो इसमें सदस्य संख्या जो होगी, यानी स्ट्रेंथ जो होगा विधान परिषद का, वो न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं, यानी कम से कम 40 सीटें चाहिए। ठीक है, विधान परिषद के लिए। और अधिकतम, अधिकतम बताओ। अधिकतम होगा 1/3 ऑफ विधानसभा। विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या होगी उसका 1/3 होगा मैक्सिमम। ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी तरह से कानून बनाने के लिए एक संस्था आपके पास ऑलरेडी है, विधानसभा। कहीं कहीं जो बड़े स्टेट हैं वहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जो हमने 6 राज्यों का चर्चा किया, वहाँ बाई कैमरल सिस्टम है। ठीक है, तो वहाँ क्या हो सकता है कि जितना सदस्य संख्या टोटल है विधानसभा का, उसका 1/3 मैक्सिमम विधान परिषद में हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं बिहार का, कितना है बताइए? विधानसभा की संख्या कितनी है विधानसभा सदस्यों की? 243। अभी तो एकदम चर्चा में है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है, और 243 सीटों के लिए इलेक्शन होगा। करंट से संबंधित चीज़ें इसे पूछता है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कितने चरण में इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ इस बार 2 चरण में हो रहे हैं। डेट भी पूछता है। ठीक है, 6 और 12, 11 नवंबर, 6 और 11 नवंबर 2025। इससे संबंधित आप लोग इलेक्शन का डेट, कितने चरण में है, रिजल्ट का डेट, और साथ साथ फाइनल रिजल्ट आने के बाद सीटों की संख्या, किस पार्टी को कितना है, 2 बार पूछ चुका है बीपीएससी में, किसको कितना कितना मिला। ठीक है, वो पूछ चुका है, तो वो रेशियो आप देख लेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिली जब इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आने तो आपको देख। तो 243 बिहार विधानसभा सदस्य की संख्या है और इसका 1/3 विधान परिषद का मैक्सिमम होगा। कितना आएगा? मैक्सिमम बिहार में 81 हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये पूछते हैं, जनरली पूछता है कि बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, लेकिन अब दूसरे तरह से अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे कि बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए।
40 सबके लिए है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ केवल आपको थोड़ा उलझाने के लिए बिहार डाल देगा। और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ पता है, से निकालेंगे तो बिहार में मैक्सिमम 81 हो सकते हैं। और वर्तमान में है कितना? 40 के आसपास है, 75 है, 75 है। बिहार वाला यहाँ नोट कर लें। बिहार विधानसभा में सदस्य संख्या है 243। ठीक है, अधिकतम कितना हो सकता है इसमें, बिहार में? नहीं, विधानसभा का पूछ रहे हैं, कितना हो सकता है? 500 हो सकता है अधिकतम। और न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम 60 हो सकता है विधानसभा के लिए, ये बैरियर। ठीक है, और बिहार विधान परिषद की बात अगर करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो फिर यहाँ न्यूनतम कितना होगा? मिनिमम न्यूनतम 40 हो सकता है, क्योंकि न्यूनतम इसके लिए 40 सदस्य का मेंशन किया गया है। ठीक है, और अधिकतम बिहार में कितना हो सकता है? तो अधिकतम हमने अभी फाइंड आउट किया 81 है, तो अधिकतम उतने सदस्य हो सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन इसे बनेगा कि वर्तमान में कितने, मतलब बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? वर्तमान संख्या यह है 75। जनरली लोग ये वाला डाटा केवल पढ़ते हैं, याद रखते हैं। ठीक है, स्टेट के रेफरेंस में भी आप फाइंड आउट करके देख, अपना स्टेट तो निश्चित तौर पर। चलिए, अब बिहार में जो 75 है, तो ये स्ट्रेंथ या ये सदस्य कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं, उनका फील्ड क्या होता है, एरिया किस किस एरिया से? हम यहाँ पे टेरिटरी वाला एरिया नहीं काउंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट एक तरह से देख, विषय क्या क्या। तो इसके लिए जो सदस्य संख्या होती है वो निश्चित क्या है, 1/3 फ्रॉम म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है, इसी में जुड़ जाएगा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यानी ये म्यूनिसपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स अगर देखें तो जिला परिषद और नगर निगम या नगर पालिका जो होता है, ठीक है, उसके जो सदस्य लोग होंगे वो क्या करेंगे, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। यानी इसमें वोटर्स कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य होंगे, जिला पार्षद होंगे, ठीक है, साथ साथ जो नगर निगम नगर पालिका के सदस्य होंगे वो लोग होंगे इसमें वोटर्स। ठीक है, जनता तो डायरेक्ट चुन नहीं रही है, इनडायरेक्ट चुन रही है, हमने उनको चुना, वो दूसरे को चुन। इसके बाद 1/3 फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज, जिसमें आप पंचायतों के प्रतिनिधि जो होते हैं लोकल गवर्नेंस से, ठीक है, उनसे चुनते हैं। स्पेशली देखा जाए तो पैक्स वगैरह वाले जो होते हैं, कोऑपरेटिव्स वाले का भी एक आता है, उसमें पैक्स वाले भी देते हैं। तो 1/3 सदस्य लोकल अथॉरिटीज से। इसके बाद एक, हाँ, 1/12 जो होते हैं वो दो जगह मिलेगा, एक तो ग्रेजुएट से जो 3 साल पहले ग्रेजुएट हो चुके हैं। ठीक है, अभी वाले में नहीं, करेंट सेशन में नहीं। आपको अगर 2025 में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और वो भी किसके लिए, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के लिए, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के। ठीक है, तो आपको 2022 में ग्रेजुएट होना चाहिए
और फिर उसमें रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसके लिए, ठीक है? तब होगा। फ्रॉम ग्रेजुएट स्टेटमेंसी, क्योंकि ये कम से कम क्या होगा, स्टैंडिंग फ्रॉम 3 इयर्स, 3 साल पहले से जो ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है, वो लोग होंगे। फिर 1/12 जो होते हैं वो टीचर्स के लिए होता है, ठीक है, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आता है। 1/12 फ्रॉम टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी। अब इसमें कौन शिक्षक शामिल होंगे? ये सब वोटर लोग हैं, अपना अपना हिस्सा भेज रहे हैं चुन के रिप्रेजेंटेटिव्स को। शिक्षक कौन होंगे? तो इसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर, एटलीस्ट माध्यमिक शिक्षक यानी हाई स्कूल शिक्षक, सरकारी, ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट टीचर्स की बात, ठीक है, गवर्नमेंट में सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक, हाँ, दे सकता है, ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली वो दे देगा, ठीक है, रजिस्टर्ड है अगर तो। आपको केवल ग्रेजुएट होने से नहीं होगा, सबसे पहली चीज, जिस तरह से इलेक्शन के लिए आम चुनाव में या फिर विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकल बॉडीज के चुनाव में भी आपको वोटर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता, चुनाव में वोट देने के लिए न्यूनतम योग्यता एज से संबंधित क्या है? 18 वर्ष, है ना? 18 इयर्स कम से कम होना चाहिए, तब आप वोटर बनेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि 18 इयर्स से ऊपर के सारे लोग वोटर्स रजिस्टर्ड ही हैं। जिसने रजिस्टर्ड कराया, हो सकता है आप लोग में भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने रजिस्टर नहीं कराया हो। हाँ, हालांकि स्कूल कॉलेजेस वगैरह में तो उसके लिए मूवमेंट चलता है, प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, ठीक है। वोटर्स डे जो होता है उस दिन, याद है कब है? थिंक एक ही आदमी 2 बार, किस तरह का? मान लो इसी बार 6 और 11 को है, यही कहना चाह रहा है, 6 और 11 वाला बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि ये इलीगल होगा, एक व्यक्ति का किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में भी में ही रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर चोरी छिपे आपने कराया तो इस बार तो वैसे लोग एलिमिनेट हुए हैं, जो एसआईआर चल रहा था, ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर्वे जो चल रहा था, इसमें क्या था, जो 60 70 70 प्लस हो गए हैं, 70 लाख प्लस कर गया है फाइनल डाटा में, जिनका डिलीट किया गया है नाम। शुरुआत में 65 लाख 62 लाख के आसपास था, तो अब सबको आधार से जोड़ दिया, सबका वेरीफाई करा लिया, ठीक है, तो जिनका भी 2 जगह है वो बाहर। आधार कार्ड 2 3 बन जा रहा है, बायोमेट्रिक नंबर अलग अलग की सेम, ऐसा नहीं हो सकता है, सब इलीगल चीजें हैं। ठीक है, हाँ, आप उसका 2 3 कॉपी बनवा सकते हैं, ये चीजें हैं, लेकिन दो अलग अलग नाम से एक ही व्यक्ति का बायोमेट्रिक यूज करके, आई थिंक ये इम्पॉसिबल है। अब हो सकता है कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी किसी ने
लॉन्च कर दी कि ये भी बायोमेट्रिक्स को भी वो नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है, तब तो, क्योंकि वो तो मैच करता है। आपको अकाउंट से पैसा निकालना है, एटीएम नहीं है, यूपीआई यूज नहीं कर रहे हैं, चेक यूज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है तो क्या है, बायोमेट्रिक्स दे के भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तब क्या होगा फिर? फर्जीवाड़ा हो सकता है आपके अकाउंट के साथ भी। अगर आप फर्जीवाड़ा करेंगे आप भी शिकार होंगे। और सबसे पहली चीज़ की ये इलीगल चीज़ें हैं। तो वोटर भी एक ही कंस्टिट्यूएंसी का होगा, ठीक है। एक साथ दो कंस्टिट्यूएंसी का नहीं होना चाहिए। बिहार में अभी हाल में तो मुद्दा उठा था, एक महीने में, मतलब वो कुछ लोगों ने दिखा दिया शायद तेजस्वी यादव के बारे में कि यहाँ भी है वहाँ भी है, या किसी ने कह दिया कि उनका डिलीट हो गया। फिर बाकी दलों ने, पार्टियों ने सब फाइंड आउट करके दिखाया कि यहाँ भी है वहाँ भी है, कैसे है। तो दो जगह नहीं हो सकता। चलिए, तो इसमें कितने हो गए आपके टोटल, जोड़िए, कितना पार्ट हो गया? नॉमिनेटेड रह गया, 1/12 हो गया। इसमें जो ये जो है लोकल अथॉरिटीज, ये यही नहीं है? क्या दिया हुआ इसमें? अभी एक जो छूट रहा है 1/3 वाला, वो एमएलए वाला रिप्रेजेंटेशन छूट रहा है। विधानसभा के सदस्य भी अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं विधान परिषद। हाँ, विधानसभा। ये जो लोकल अथॉरिटीज है ये दोनों सेम चीजें हो गई। नहीं, इसीलिए तो बोले कि लोकल अथॉरिटी जो बोल रहे हो वो क्या होगा? ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन, ये जो है म्यूनिसपैलिटीज जो हैं, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये लोकल अथॉरिटीज का ही पार्ट है, स्थानीय स्वशासन का भाग है, ठीक है। तो 1/3 फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो एमएलए लोग हैं वो चुन के भेजेंगे अपना प्रतिनिधि, लेकिन ये ध्यान देना है वो व्यक्ति एमएलए नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एमएलए रहेगा तो एमएलसी नहीं होगा। सदस्यता तो एक बार में एक ही सिंगल मेंबरशिप होनी चाहिए। डबल मेंबरशिप होगी तो फिर क्या होगा? डिस्क्वालीफाई होंगे किसी एक जगह से। टोटल ये जोड़ के देखिए कितना पार्ट आ रहा है। 1/3 1/12 1/12 कितना आया आता है? आप लोग मैथ पढ़ते हैं ना? हुँ? 10/12, यानी कि ये क्या हो गया, 5/6 आया, ठीक है। अब इसमें 1 कंप्लीट करने के लिए कितना बच रहा है? 1/6, इसमें +1/6 करेंगे तो ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 जो बचे हुए मेंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं? नॉमिनेशन के थ्रू। और उनको नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। 1/6 ना, 1/6 फ्रॉम नॉमिनेशन। और ये नॉमिनेशन होता किसके द्वारा है? बाय द गवर्नर। किस क्षेत्र से? आर्ट एंड कल्चर
आर्ट एंड कल्चर में स्पोर्ट्स नहीं आएगा? सोशल सर्विस। हाँ ठीक है। हाँ ट्रिक हो सकता है याद करने के लिए। सोशल सर्विस हो सकता है। इसके अलावा? साइंस एंड टेक, मतलब साइंस, है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई मत विद्वान हो या स्कॉलर हो। इसके अलावा? कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े हुए लोग। यानी सहकारिता आंदोलन जो है उससे जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हाँ लिटरेचर हो सकता है एक। 5 फील्ड टोटल होता है इसमें। 6 नहीं हुआ। 1 2 3 4 5, टोटल 5 फील्ड होते हैं इसमें। ठीक है। 5 फील्ड से 1/6 मेंबर्स चुने जाते हैं। अब यहाँ से बिहार के लिए क्वेश्चन एराइज करते हैं। बिहार में गवर्नर के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जा सकता है? तो बिहार में सबसे पहले सदस्य कितने हैं? 75, विधान परिषद की बात हो रही है। ठीक है। और फिर थ्रू नॉमिनेशन अगर देखते हैं, ये 1/6 कितना होगा? मतलब ऑलमोस्ट 13 लोग। ठीक है। जब भी पॉजिटिव होता है तो उसको एक बढ़ा के दे दिया जाता है। बिहार में 13 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है। 12 से 13। ठीक है। अभी हो सकता है 12 होंगे। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो शक्ति है गवर्नर की, ये डिस्क्रिशनरी है। यानी कि उस पर कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को सोशल सर्विस से या फिर साइंस टेक या कोऑपरेटिव मूवमेंट से इन्हीं व्यक्तियों को क्यों चुना गया, उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता। ठीक है। किसको? विधानसभा वाला नहीं एडवाइस देगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देता है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो एडवाइस देती है, उस हिसाब से ये करते हैं। लेकिन किसी को लगे कि नहीं, किसी व्यक्ति को साहित्यकार के सीट से उनके कोटे से भेज दिया गया, लेकिन वो बेसिकली साहित्यकार नहीं है, अगर किसी को लगता है तो क्या वो कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है? ये जो निर्णय होगा नॉमिनेशन का कि किस फील्ड से किसको नॉमिनेट किया गया है, ये चैलेंज नहीं हो सकता है। सही बात है। यहाँ के डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक हैं, मैक्सिमम चीज़ें डेमोक्रेटिक हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो, यहाँ पे क्या है कि ये हम डायरेक्ट तो इलेक्ट कर नहीं रहे हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन था, इनडायरेक्टली हाउस है, इनडायरेक्ट हाउस है। और उसमें नॉमिनेशन जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि किसी खास क्षेत्र का कोई विद्वान है, कोई पारंगत व्यक्ति है, उसको सम्मान दिया जा सके। ठीक है। वो जब आएगा सदन में तो अपने फील्ड को प्रमोट करेगा, थोड़ा सा उससे संबंधित क्षेत्रों को प्रमोट करेगा। ठीक है। उससे संबंधित चीज़ों पर उसकी राय ली जा सकेगी। ठीक है। जैसे कि लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है, राज्यसभा में होता है। ठीक है।
ये चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इनके लिए योग्यता क्या है, एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया जो है परिषद के लिए, काउंसिल के लिए, वो मिनिमम 30 इयर्स, मिनिमम एज 30 इयर्स विधान परिषद के लिए। विधानसभा में 25 होती। इनको शपथ कौन दिलाता है? ओथ एंड अफर्मेशन बाय गवर्नर और द पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। यानी राज्यपाल या तो खुद शपथ दिलाते हैं या जिस व्यक्ति को वो नॉमिनेट करेंगे, अपॉइंट करेंगे, वही व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ओथ एंड अफर्मेशन बाय द गवर्नर और द पर्सन appointed by the गवर्नर। इलेक्शन का तरीका क्या होगा? एक तो इनडायरेक्ट है, अब इनडायरेक्ट में मेथड क्या है, मैनर क्या होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दो चीजें होती। प्रेसिडेंट वाले में भी होता है यही चीज। मैनर ऑफ इलेक्शन, तो एक तो इनडायरेक्ट है बेसिकली, और इनडायरेक्ट में क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये मिला करके चुना जाता है। अब आ जाते हैं इसका, ये हो गया, नोट करिए, ठीक। अब आ जाता है ड्यूरेशन के बारे में चर्चा, ऑफिस ड्यूरेशन। तो यहाँ ऑफिस ड्यूरेशन जो होगा वो किसका होगा? दो क्वेश्चन है सर आप लोग। ऑफिस ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए तब बेहतर रहेगा। ऑफिस ड्यूरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब बताइए, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो मेंबर्स का ऑफिस ड्यूरेशन 6 इयर्स होता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का, या वहां सेंटर में देखें, पार्लियामेंट में देखें, राज्यसभा का ऑफिस ड्यूरेशन नहीं होता है, ये परमानेंट है, ठीक है। लोकसभा का 5 इयर्स है, विधानसभा का 5 इयर्स है ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद चुनाव होंगे।
अगली विधानसभा का अगली लोकसभा का गठन होगा। लेकिन विधान परिषद या राज्यसभा का गठन एक बार हो गया तो वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। और इसीलिए विधान परिषद को राज्य विधायिका में और राज्यसभा को केंद्रीय विधायिका में परमानेंट हाउस या फिर कंटिन्यूअस हाउस कहा जाता है, सतत सदन। ठीक है। इसलिए हमने कहा था कि दोनों क्वेश्चन सुनिए और डिसाइड कीजिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा नहीं पूछेगा कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन होगा 5 साल, 6 साल, ठीक है, उसके बाद से 2 साल, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हाउस है। ठीक है? तो सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस होता है। ऑफिस ड्यूरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये हो जाएगा 6 इयर्स। ठीक है। और इसमें से क्या होगा कि ये एक साथ रिटायर नहीं होते, हर तीसरे वर्ष यानी कि 2 साल के बाद 1/3 लोग रिटायर होते हैं। 1/3 ऑफ मेंबर्स died every at the starting of every थर्ड ईयर। और यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर 2 इयर्स, तीसरे साल के प्रारंभ में 2/3 सॉरी 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और नए चुने जाते हैं। ठीक है। या फिर कहें कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य विधान परिषद के रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए को चुना जाता है। यानी कि 1/3 निकल गए, और 1/3 निकल गए तो अभी भी कितने बचे हैं, 2/3 हैं। और 2/3 हैं तो ये कंटिन्यू कर रहे हैं, सदन एक साथ कभी समाप्त नहीं हो रहा है, भंग नहीं हो रहा है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसी क्वालिफिकेशन में मिनिमम एज क्राइटेरिया जुड़ जाता है, मिनिमम एज 30 इयर्स। ठीक है। इसके बाद से स्टूडेंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जो व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए, उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। हालांकि वो मंत्री है तो इलेक्शन फाइट कर सकता है मंत्री के पद को से अलग। लेकिन अगर किसी सरकारी जॉब में है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा, रिजाइन करना। ठीक है। हाँ। हाँ। क्राइटेरिया तो यही कह रहा है। क्या?
और जितने कंटेस्टेंट होंगे, प्रोफेसर्स का नहीं, प्रोफेसर्स जो हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। ठीक है, प्रोफेसर को त्यागपत्र नहीं देना होता है। ठीक है, वो इससे बाहर है, कि वो बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत स्कॉलर वाले जॉब हैं। नहीं, उसको एक सर्विस माना जाता है, जॉब नहीं माना जाता। ठीक है, तो प्रोफेसर जो लोग बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अध्ययन रिसर्च वगैरह के बाद बनते हैं, तो इसीलिए उनको, उनका जो भी काम है वो सर्विस माना जाता है, सेवा माना जाता है। ठीक है, रोजगार नहीं माना जाता, उससे ऊपर का चीज़। चलिए, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ है, उसे दिवालिया नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से, है ना, और ये विक्षिप्त, ये नहीं, साउंड माइंड नहीं होना चाहिए। नहीं, सॉरी, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। जी, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, है ना, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। शुडंट बी अनसाउंड माइंड। हाँ, एक और चीज जो सबसे खास है, उसे संबंधित राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। ये सारी चीजें हैं, उस राज्य में रजिस्टर्ड वोटर नहीं है, आप नहीं कंटेस्ट कर सकते। रजिस्टर्ड वोटर इन एनी constituency of the concerned state। संबंधित राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। बाकी जो क्वालिफिकेशन का है, इसके लिए लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, और वो बेसिक लॉ उसका है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व कानून या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, उसी के आधार पे सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उनके लिए नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, और पार्लियामेंट के पास पावर है संबंधित नियम बनाने की। और ये कितनी बार कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बन सकता है, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई व्यक्ति जब जितनी बार चाहे वो बन सकता है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा? अयोग्यता। आज अभी फिनिश हो जाएगा, चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा तुरंत। हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है? उसका उल्टा। हाँ, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, कि अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, लाभ के पद पर कहीं है, ठीक है, और उसने जानकारी छिपा के कंटेस्ट कर लिया, इलेक्शन फाइट कर लिया और सदस्य बन गया, तो जानकारी होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा उसने इलेक्शन में कभी भी अपने इलेक्शन में किए गए खर्च का ब्यौरा छुपाया हो या गलत जानकारी दी हो। ठीक है, खर्च किए 1 करोड़, बताया कि 20 लाख ही चुनाव में खर्चा हुआ है। ठीक है, और ये किसी तरीके से पता चल जाए इलेक्शन कमीशन को, चैलेंज कर दिया जाए प्रूफ के साथ,
सोया नहीं है, कितनों की नींद हराम करके रखा है, तुम बोल रहे हो सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन बिहार में पूछो कितने लोग का नींद हराम किया हुआ है। वर्तमान जितने विपक्षी हैं सबका नींद हराम करके रखा हुआ है। ठीक है। तो ये जो होगा, अगर वो खर्च का विवरण नहीं दिया या छुपाया तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो हम ये बताए थे कि अगर वो 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची में, विषय क्या है आप बताएंगे 10वीं अनुसूची का? एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको, दल बदल अधिनियम, 10 एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में है ना। उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी का सदस्य है और वो मेंबर रहते हुए अपनी पार्टी बदल लेता है, ठीक है, तब फिर क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। एक्सेप्शन में क्या होता है कि अगर उस पार्टी के मिनिमम 1/3 लोग या मिनिमम 20 मेंबर्स लगभग अगर एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो उन्हें अलग गुट की मान्यता दी जाती है और उस समय वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ठीक है, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन का उसका। बाकी आपका ये काउंसिल तो फिनिश हो चुका। ठीक है, काउंसिल को एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे, टेस्ट होगा इस वीक में। हाँ, हाँ, आज वाले का, हिस्ट्री वाला भी पॉलिटी वाला भी, आज और कल वाला दोनों देखना होगा। अभी तो फिलहाल आज वाला देख लो, कल जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे का। ठीक।